Hello, my dear students. So, in this lecture, you are going to learn about photoelectric effect. So, what is photoelectric effect? जब भी कोई बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये कब होगा? अपने आप तो नहीं होगा कि मेटल के ऊपर आपने लाइट डाली और मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो फिर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे इसको हमने मेटल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे। एक तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी नो दिस थिंग। सो जब ये एक्सपेरिमेंट होगा तो उस पॉइंट पे जब लाइट आप डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर इजेक्ट होंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट से, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट आपने जो पास करवाया और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्रीली घूम रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So in 1887, H. Hertz performed a very interesting experiment in which electrons were ejected when certain metals कौन-कौन से? Potassium, rubidium, cesium, etc. were exposed to a beam of light. This phenomena is called photoelectric effect. अब इस एक्सपेरिमेंट में ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट में और भी ऑब्जर्वेशन हुई। वो क्या क्या थी? तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हुई और फिर जो रिजल्ट फाइनली फाइंड आउट किए गए वो क्या क्या थे। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. ठीक है, जैसे ही beam of light सरफेस से स्ट्राइक करेगी उसी पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाएंगे। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब वहां पे जो लाइट गिरेगी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एकदम से होगा वो, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ब्राइटनेस ऑफ लाइट के, ठीक है। इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमने इसी पॉइंट के ऊपर आगे फिर डिस्कशन भी करनी है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने इजेक्ट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। लाइट की कितनी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी बोल लो या फिर उसकी ब्राइटनेस बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर ईच मेटल देयर इज करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे मेटल इजेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि सारे मेटल जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जांपल हाइपोथेटिकल म्यू 1 है कोई मेटल, तो म्यू 2 दूसरा मेटल जब वो म्यू 2 पे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा, तीसरा मेटल जो होगा वो म्यू 3 पे करेगा। तो फ्रिक्वेंसी वहां पे अलग अलग होगी जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो लाइट ऑफ बीम मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे। तो वो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हर मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए अलग अलग होगी। सो फॉर ईच मेटल देयर इज करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको उन्होंने क्या कहा, म्यू 0 कहा, ठीक है। म्यू 0 उन्होंने कहा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी मेटल की। ऑल्सो नोन एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको उन्होंने नाम दे दिया फिर क्या, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास पोटेशियम का मेटल सरफेस है, पोटेशियम का, ठीक है। पोटेशियम के मेटल सरफेस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट यहाँ पे गिरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, म्यू 0 होगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, इजेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, वो क्या होगी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको म्यू 0 कहेंगे। बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अब अगर आप म्यू 0 से कम फ्रीक्वेंसी डालते हैं, ठीक है, म्यू 0 से कम फ्रीक्वेंसी की बीम ऑफ लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट नहीं होंगे, और फिर इजेक्शन नहीं होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। तो मतलब ये किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ वन मोर थिंग इसी पॉइंट के साथ,
जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने हमें, एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहे हैं कि रेड लाइट ऑफ एनी ब्राइटनेस में शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर्स बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। मतलब कि एक पोटेशियम का मेटल है और वहां पे आप रेड कलर की लाइट जो है वो डाल रहे हैं उसके ऊपर, बट घंटों घंटों तक अगर आप वो डालते भी रह रहे हैं तब भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। No photoelectrons are ejected. What as soon as even a very weak yellow light shines, मतलब कि जैसे आपने येलो लाइट वहां पे डाली होगी मेटल सरफेस के ऊपर, येलो लाइट शाइन्स ऑन द पोटेशियम मेटल, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। मतलब कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हुआ, फिर जब आपने येलो लाइट वहां पे डाली। तो येलो लाइट जब आप डालेंगे तो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ अलग होगी, राइट। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेटल था वहां पे, जो मेटल था वो सिर्फ येलो लाइट डालने पर ही उस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया। तो येलो लाइट का मतलब हो कि उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो ये थी, ठीक है। रेड वाली जो एनर्जी थी, रेड वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट अ फ्रीक्वेंसी, जो मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर वो ज्यादा है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उस केस में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ these electrons increase with increase of frequency ब्राइटनेस ऑफ लाइट यूज्ड। अब ये यहाँ पे क्या करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो हमने कहा कि मेटल सरफेस जो है वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो उसके लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको हमने म्यू नॉट कहा। लेकिन मान लीजिए कि आप म्यू नॉट जितनी चाहिए इस मेटल को फ्रीक्वेंसी, आप उससे ज्यादा उसको देते हैं। उससे ज्यादा अगर आप दे देंगे तो हमें तो सिर्फ म्यू नॉट ही चाहिए थी। अब म्यू नॉट तो चाहिए, वो तो जब म्यू नॉट उसको मिलेगी तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपने उसको ज्यादा दे दिए, मान लीजिए कि आपने 100 दे दिए, चाहिए इसको 80 ही थे, ठीक है। 100 फ्रिक्वेंसी दे दी, चाहिए इसको कितनी थी, 80 थी। अब जो 20 बची हमारे पास उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं ना यहाँ से बेटे, वो इलेक्ट्रॉन्स इसको यूज करेंगे। यूज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। और उस जो फ्रिक्वेंसी एक्स्ट्रा मिल रही है उसको इलेक्ट्रॉन्स एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। और जितनी ज्यादा आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा देंगे, मान लीजिए 100 की जगह आप 200 दे देते हैं, चाहिए कितनी 80 चाहिए, राइट, चाहिए कितनी 80 चाहिए, पर आप 200 दे रहे हैं। तो 200 जैसे जैसे आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते चलेंगे, वैसे वैसे जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप दिस पॉइंट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली कि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल से पॉइंट है, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए किसी भी मेटल से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, बट अगर आप उससे ज्यादा एनर्जी दे देते हैं तो फिर जो बची हुई एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। और वो यूज कैसे करेंगे, एज अ काइनेटिक एनर्जी, बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे, राइट। दिस इज द सिंपल फैक्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट ये जो एक्सपेरिमेंट था कुड नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस लॉ को हम एक्सप्लेन, जो रिजल्ट आए उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने अब अपने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने अर्लियर लेक्चर में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अर्लियर लेक्चर में जाके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख सकते हैं, सो दैट कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, राइट। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि इस जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें जो भी रिजल्ट आए अगर वो प्रूव नहीं हो पा रहे क्लासिकल फिजिक्स से, तो उन्होंने आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया कि इसमें ऐसा होगा, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 1, शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन अ मेटल सरफेस कैन therefore be viewed as shooting a beam of particles the photons। अब पहले इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेम जैसे हम पहले कर रहे थे हम वही वैसा ही करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा बेटा, डिफरेंस आपने यहाँ पे समझना है। डिफरेंस ये होगा कि उन्होंने कहा कि जैसे हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, हम यहाँ पे कह रहे थे कि हम बीम ऑफ लाइट यहाँ से डाल रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, है ना, पहले हम ये कह रहे थे बीम ऑफ लाइट कह रहे थे।
इन्होंने कहा कि बीम ऑफ लाइट नहीं होगा, वो पार्टिकल्स होंगे। वो क्या होंगे? वो पार्टिकल्स होंगे। अरे जो पार्टिकल्स होंगे ये एक पार्टिकल नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे, एक मान लो बंच ऑफ पार्टिकल्स। और जो बंच ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसको आपने क्या करना है, मेटल सरफेस के ऊपर फेंकना है। अब ये जो बीम, अब जो बंच ऑफ पार्टिकल है इसको उन्होंने नाम दे दिया फोटोन। क्या नाम दे दिया बेटे यहाँ पे इसको उन्होंने? फोटोन। वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। अब फोटोन, ठीक है। तो फोटोन क्या है? पार्टिकल्स का एक बंच है, बंच ऑफ पार्टिकल्स है, जिसको हमने क्या कह दिया है? फोटोन कह दिया है। अब इस पूरे पार्टिकल्स को, पूरे एक फोटोन को हम इसके ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, मेटल के ऊपर डालेंगे। तो जैसे ही पार्टिकल्स जो है या फोटोन जो है मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा, तो उसके बाद यहाँ पे फिर अगला प्रोसेस होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितनी उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए उतनी वो ले लेंगे और वहां से वो इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला पॉइंट है ये। तो ये क्या कहा उन्होंने यहाँ, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या होगा? बीम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जिसको उन्होंने क्या कह दिया? फोटोन कह दिया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, when a photon of sufficient energy strike an electron in the atom of the metal, it transfer its energy instantly to the electron during the collision and electron is ejected without any time lag or delay। ठीक है, तो इस सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं जैसे वो पहले हो रहा था ना, लाइट लाइट जैसे गिर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे विदाउट एनी डिले, यहाँ पर भी वही होगा। जैसे ही ये फोटोन जो है वो मेटल सरफेस या एटम के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी डिले। Point number three, greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of the ejected electron। Same point, अगर आप यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्वेंसी का फोटोन डाल देते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंसी का फोटोन डालेंगे तो हमें तो सिर्फ थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही जितना जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए उससे तो वो बाहर निकल जाएगा, बची हुई एनर्जी से वो क्या करेगा? उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी वो यूज करके बाहर घूमेगा। ठीक है, energy of the ejected electron, in other words kinetic energy of the ejected electron is proportional to the frequency of the electromagnetic radiation। तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है पार्टिकल्स को, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल होगी आपकी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के कि कितने फ्रीक्वेंसी आप वहां पे डाल रहे हैं, जो फोटोन यहाँ पे आप डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? दैट इज सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, मान लीजिए कि एच न्यू एनर्जी है उस फोटोन की, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट। ठीक है, एच न्यू नॉट होगी। तो जो एच न्यू नॉट है उसको हम क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। वर्क फंक्शन का मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए, वो कितनी चाहिए थी? एच न्यू नॉट चाहिए थी, तो उसको हमने सिंपल क्या बोल दिया कि वर्क फंक्शन कंसीडर कर लिया। सो देन द डिफरेंस इन एनर्जी इज, अब जितनी चाहिए थी उसको आपने माइनस कर देना है, जितनी डलेगी आपके ऊपर। ठीक है, जितना आपने डाल दिया उससे उसको उससे माइनस कर दो, इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। अब जो मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया था ना बेटे, हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 80 फ्रिक्वेंसी चाहिए थी, आपने कितनी डाल दी? 100 डाल दी। तो 100 में से आप क्या करेंगे? 80 को माइनस कर देंगे। 80 ही चाहिए थी ना, 80 को माइनस कर दो, कितनी बच गई? 20 बच गई। अब ये 20 जो बची आपके पास उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर लो। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको आप एच न्यू मान लो कि 100 आपके गिरी और 80 हमें चाहिए थी, तो एच न्यू नॉट हमें चाहिए थी। जो बाकी बच गई उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी फिर यूज किया गया। ठीक है, उसी को अब हमने इस तरीके से लिखा है। कैसे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू नॉ सॉरी एच न्यू, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से भी लिखेंगे, तब भी ये सही है, आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर। तो वही चीज ने यहाँ पे लिखी हुई है, हाफ एम बी स्क्वेयर। राइट। सो
फाइनली दिस इज द आइंस्टाइन ऑब्जर्वेशन। उन्होंने अपने हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया कि इस तरीके से हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। So finally, we reached on a conclusion that electromagnetic radiations are of dual behavior। हमने जितने भी अभी पीछे डिस्कशन किए, 2-3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सारे डिस्कशन का अब ये कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ड्यूल बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगी और वो वेव की तरह भी बिहेव करेंगी। दैट इज लाइट हैज ड्यूल बिहेवियर, लाइट का ड्यूल बिहेवियर है। Depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave or as a stream of particle। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लाइट जो है वो कब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कब वो वेव की तरह बिहेव करेगी, राइट। सो व्हेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर, जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करेंगी। लेकिन जब वो प्रोपोगेट करेंगी, प्रोपोगेट का मतलब होता है मूव करेंगी इस तरीके से, तो तब वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेंगी। सो हेंस वी प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ड्यूल बिहेवियर, राइट। चलिए, so let's solve one question now. The threshold frequency mu naught for a metal is, this is given to you, mu naught given है, threshold frequency given है। Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency, अब आपको frequency भी given है, threshold frequency भी given है, what we have to calculate, kinetic energy हमें calculate करनी है। तो हमने अभी अभी देखा कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, that is h nu माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब h जो है वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो हमें पहले से ही पता है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की तो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए अभी, दैट इज 6.626 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और म्यू कितना गिवन है बेटे आपको, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना गिवन है, दैट इज कितना है 10, 10 है ये, हम 10 में, हाँ क्योंकि 1 है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे देखो 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15 दिया हुआ है और ये कितना है 7.0 है। तो 1 तो कम हो गया तो हम इसको 10 में कर लेंगे, रेशियो को थोड़ा आगे पीछे करके, ठीक है। सो कितना बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 14, ऐसे यहाँ पे कितना था 15 था ना, तो हमने इसको 14 कर लिया, माइनस माइनस कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 14, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो फाइनली यू कैन राइट दिस, दैट इज 6.626 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब आप करेंगे कैलकुलेट तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 14। So what is the kinetic energy now? Kinetic energy is 1.988 multiplied 10 raised to the power minus 19 joule. So this is the answer. So you can also solve these kind of problems from your NCERT। आपके NCERT में आपको इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, आपकी एक्सरसाइज में भी हैं और जो बीच में इन टेक्स्ट जहाँ थ्योरी दी है वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगी। So आप भी इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक the video and subscribe the channel। I'll see you in the next video।